Hello my dear students, today we are going to solve chapter number 11 worksheet 3 which is parameter and area। और इस worksheet 3 में हम क्या करने वाले हैं, we are going to find the area of parallelogram। तो area of parallelogram निकालने के लिए it is mandatory कि हमें उसका फॉर्मूला पता हो कि किस फॉर्मूले के थ्रू हम एरिया निकाल सकते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया था, उसका फॉर्मूला हमारे पास था लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं इस लेंथ इनटू ब्रेथ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करके पैरेललोग्राम का एरिया निकालूँ तो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, वो क्या है, PQRS। तो मैंने एक पैरेललोग्राम, आई हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है। अगर बिल्कुल इस पे चले तो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम है PQRS, दैट इज PQRS। ठीक है, इसने यही बोला था, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम PQRS कंसीडरिंग PQ एज बेस। PQ को, ये रहा हमारा PQ को बेस मानकर ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ST। मैंने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। कट द ट्राइंगल SPT, इस ट्राइंगल को कट कर दो। तो हम कट कर देते हैं, लेट अस कट दिस ट्राइंगल। तो जब मैं इस ट्राइंगल को कट करूंगी, थोड़ा सा गलत हुआ है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ समझना है। कट द ट्राइंगल SPT को मैंने कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, SPT को कट करने के बाद ये एरो क्या कह रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है मुझे उठाकर इस साइड लेकर जाना है। मतलब ये वाला ट्राइंगल मुझे वहाँ से उठाकर इस साइड लेकर जाना है। उप्स, इट इज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता है क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट्स फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यानी अगर मैं SR और इसकी लेंथ, इसकी जो ब्रेथ है ST, मतलब अगर मैं SR को ST के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई गॉट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। मतलब मुझे कोई वेरिएशन करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझना तो पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। सो लेट्स परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस एक्टिविटी। आफ्टर ज्वाइनिंग हमारे पास एक फिगर आ गया, सेम ऐसा फिगर मैंने ऑब्टेन कर लिया। द फिगर ऑब्टेन नाउ इज रेक्टेंगल, वही जो इसने बोला है, जिसकी लेंथ SR और ब्रेथ ST है। यही हमने यहाँ पर लिखा था कि इसकी जो लेंथ है वो SR है और इसकी ब्रेथ ST है। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS वही तो हम निकाल रहे थे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, जो हमारा स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम PQRS यही था ना हमारा पैरेललोग्राम PQRS, उसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल SRT, और इसका नाम कुछ भी नहीं है तो मैंने इसका नाम दे दिया T'। तो ये जो एरिया है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया इज अ सरफेस और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड रीजन। तो ये क्लोज्ड रीजन है, इसने स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई किया है ना जितना इसने किया था। वो जो स्पेस वो वहाँ ऑक्यूपाई कर रहा था उसे मैंने काट कर यहाँ रख दिया ताकि बस स्पेस थोड़ा कम यूटिलाइज हो, मतलब एक प्रॉपर रेक्टेंगल का ही स्पेस ले। ठीक है, तो स्पेस तो इक्वल ही है, क्योंकि चाहे मैंने यहाँ से उठाकर चीज़ यहाँ रख दी, स्पेस तो वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा ना। तो एरिया ऑफ PQRS जो हमारा पहला पैरेललोग्राम था, उसका जो एरिया है वो SRT के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो इसका एरिया तो हमें पता है SR मल्टीप्लाई बाय ST, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ होने वाला है। तो SR किसके इक्वल है, SR जो हमने पहले पैरेललोग्राम बनाया था, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है ना। तो SR किसके इक्वल है, SR तो PQ के इक्वल है। तो मैंने SR को PQ के इक्वल पुट कर दिया, ST एज इट इज लिख दिया, बिकॉज SR यही मैंने जो बताया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, PQ को हमने अभी बेस कंसिडर किया था, तो PQ इज बेस और ST क्या है, इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। एल्टीट्यूड क्या होता है, वही जो हमने ड्रॉ की थी, ST तभी तो हमने कट किया था, इट इज द परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। यहाँ पर
ध्यान से देखिए, जो एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया कि जब मैं एल्टीट्यूड और इसके बेस की प्रोडक्ट निकाल लूंगी, यही तो हमने निकाला, एस टी मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। एस टी क्या है, ये एल्टीट्यूड है, और पी क्यू क्या है, इसका बेस है। तो जब मैं इसके बेस की इसकी एल्टीट्यूड के साथ प्रोडक्ट कर दूंगी, देन आई विल गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी आ चुका है, दैट इज बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस क्या है, पी क्यू, एल्टीट्यूड क्या है, एस टी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास गिवन है हम साथ साथ लिखते रहते हैं। क्या लिखेंगे हम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कितना है, 14 सेंटीमीटर। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो अगर मैं बात करूँ एक पैरेललोग्राम की, तो कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास जिसकी एक साइड हमारे पास कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। अगली बात क्या कह रहा है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से जो इसका डिस्टेंस है इज 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये वाला जो एल्टीट्यूड है इसका वो है हमारा 16.5 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो बेस की वैल्यू भी है मेरे पास, दैट इज 14 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड भी है मेरे पास, दैट इज 16.5 सेंटीमीटर। तो इन वैल्यूज को यूज करके यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड क्या होता है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड भी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 16.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14, एल्टीट्यूड की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 16.5। तो जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 16.5 इज 2310। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट ही आ जाएगी। तो यानी डेसिमल के बाद वाली अगर जीरो ही है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आ गया 231। हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेंटीमीटर। और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर के साथ प्रोडक्ट कर रही हैं, तो हमारा एरिया का मेजर ऑफ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स के अंदर ही फाइंड आउट किया जाता है। सो आंसर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ पैरेललोग्राम हैज अ बेस। पैरेललोग्राम की लेंथ ऑफ बेस दे रखी है। तो अगर हमारे पास बेस गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट बेस ऑफ, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज़ है वही हम रिपीट करने वाले हैं। बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 135 dm। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट सम, जब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान से देखना है कि जो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन है वो सेम है या नहीं है। देखो यहाँ पर डेसीमीटर है, यहाँ पर भी डेसीमीटर है। अगर हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं चेंज कर रहे, लेकिन बाद में हमें चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों, इसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर्स। मतलब मुझे स्क्वायर मीटर्स के अंदर फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे जो एरिया निकालना है ना वो स्क्वायर मीटर में निकालना है, डेसीमीटर में नहीं। तो एक बार हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे मीटर्स में चेंज कर देंगे। या हमारी विश है, हम अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी डेसिमल का पंगा पड़ेगा, इसलिए हम नहीं करते। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, अगर मुझे इसे मीटर में चेंज करना है, छोड़िए, हम पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम चेंज करेंगे। तो बेस मेरे पास गिवन है पैरेललोग्राम का, द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लिख दो, चाहे आप एल्टीट्यूड लिख दो, बिकॉज आपको फॉर्मूले में एल्टीट्यूड लिखना है, इसलिए मैं एल्टीट्यूड लिख रही हूँ।
एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है 6 डेसीमीटर। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि एक चीज़ तो हमें डेसीमीटर में और एक चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी होती, तो हमें इसी पॉइंट पर इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो चेंज करनी मैंडेटरी थी। लेकिन अगर दोनों चीज़ें सेम हैं और एरिया हमें किसी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में चाहिए, यूनिट में चाहिए, तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, अभी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? इट्स फॉर्मूला इज बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बेस की वैल्यू कितनी है 135, एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है 6, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 66 कितना आ जाएगा? इट्स 810 डेसीमीटर। ठीक है, 800 डेसीमीटर स्क्वायर किस में आएगा? 800 डेसीमीटर स्क्वायर। तो अब मेरे पास आ गया 810 डेसीमीटर स्क्वायर, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए? मुझे मीटर स्क्वायर में चाहिए। और ये चीज़ हमें पता है कि 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है? 10 डेसीमीटर का। इसको मैंने ऐसे भी समझाया था कि अगर मुझे डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि सिर्फ 10 ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? डेसीमीटर स्क्वायर, और मुझे भी चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया, डेसीमीटर का स्क्वायर किया तो डेसीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 1 मीटर 100 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मुझे इसको 1 डेसीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर मुझे 1 डेसीमीटर की वैल्यू 1/100 मीटर स्क्वायर है, अगर मुझे 810 डेसीमीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करती हूँ? दोनों साइड 810 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर डिनोमिनेटर में 1 0 है तो यानी यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ दोबारा से 81/10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गई ना। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 0 है, मैं पहले भी बार बार बता रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर में 1 0 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी। तो जो हमारा 810 डेसीमीटर स्क्वायर है वो 8.1 मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो मुझे यही चाहिए था, स्क्वायर मीटर के अंदर आंसर चाहिए था, तो हमारा आंसर स्क्वायर मीटर के अंदर निकल चुका है। सो दैट इज़ द आंसर। ये हमारा एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहो तो आप करो, नहीं चाहो तो नहीं करो। वैसे करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो शायद मार्क्स डिडक्ट करे, शायद ना करे, इसलिए आप कीजिएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, तो हमें थोड़ा ध्यान से इसे रीड करना होगा। क्वेश्चन क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ बेस। क्योंकि एल्टीट्यूड भी ना 2 होते हैं। अगर आप एक पैरेललोग्राम की बात करें, ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, अगर मैं इस वाली साइड को बेस मानती हूँ तो हमारा एल्टीट्यूड होता है ये। लेकिन अगर इसी वाले पैरेललोग्राम के अंदर मैं इसका जो बेस है, ये इसकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो अगर मैं इसे भी लेंथ मानूं, इसे भी लेंथ मानूं, मतलब इन दोनों में से किसी को भी बेस मानो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होने वाला है। लेकिन अगर मैंने बेस इसकी ब्रेथ को मान लिया तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा ना। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में फ़र्क है, तो अगर मैं बेस इसे मानूंगी तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमारा ये होगा, अगर मैं इसे बेस मानूंगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमारा ये होगा। तो किसी भी साइड को मैं अगर बेस मानती हूँ और एल्टीट्यूड उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेती हूँ, तो जो हमारा फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लूँगी। तो यानी
चाहे मैं इसे बेस मानकर इसे एल्टीट्यूड मानकर इन दोनों के प्रोडक्ट करूं तो भी एरिया वही आने वाला है। चाहे मैं इसे इसकी लेंथ को बेस मानकर और इसे एल्टीट्यूड मानकर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, देन ऑल्सो आई गेट द सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस, मतलब एक बेस क्या है, बेस ऑफ लेंथ, बेस की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मेरा बेस है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका एल्टीट्यूड है वो 18 सेंटीमीटर है। इसके हिसाब से क्योंकि ब्रेथ कम होती है ना, तो ये ब्रेथ है इसकी, ये ब्रेथ है और ये ब्रेथ के कॉरस्पॉन्डिंग इसका एल्टीट्यूड है। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितनी गिवन है, लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कि इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए और एल्टीट्यूड कम होना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा हो सकता है। अगर उसने ब्रेथ को बेस माना है तो उसकी जो बेस है वो छोटा हो सकता है। और उसने क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एल्टीट्यूड क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस, कौन से बेस के, जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, वो कितना है 18 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे एल्टीट्यूड कितना है 18 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बेस की वैल्यू भी है, एल्टीट्यूड की वैल्यू भी है, दोनों की प्रोडक्ट कर लो। 15 टाइम्स 18 कितना होता है, दैट इज 270, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। दैट्स ऑल। So our next question is, the height of the parallelogram is 3 decimeter and if the area is 240 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारे पास हाइट दे रखी है वो तो डेसीमीटर में है, लेकिन जो हमारा एरिया है वो सेंटीमीटर में है। तो मैंने आपको पहले सम में भी बोला था कि अगर दोनों जो दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है उनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर डिफरेंट है तो उसी पॉइंट पे उसको हमें चेंज करना होगा। तो हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें। इसका रिलेशन हमें पता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। और कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिर्फ मीटर के साथ रिलेशनशिप लर्न कीजिए, बाकी आपको और कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मीटर में 10 ही डेसीमीटर होते हैं और सेंटी मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए, डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में। तो मैं सिर्फ ये दोनों चीज़ें उठा लेती हूँ। अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूँ, या मैं दोबारा नीचे एक बार लिख कर दिखा देती हूँ आपको। अगर मैं इस 0 से 0 कैंसिल कर दूँ तो 1 डेसीमीटर की वैल्यू हमें सेंटीमीटर्स में पता चल जाएगी। अगर 1 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 3 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होएगा। मैंने इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी। वो बोलेगी उससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी खुशियों को तो काफ़ी गुना कर दिया, मेरी खुशियों को किया नहीं। तो मल्टीपल अगर इस साइड करना है तो उस साइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड अगर लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। आपको बराबरी का ही बर्ताव करना है, सबके साथ इक्वल बिहेवियर करना है। ओके, तो 3 डेसीमीटर की वैल्यू आ गई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन स्टार्ट द सम, हाइट या फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 3 डेसीमीटर, वो भी लिख दीजिए, साथ साथ 30 सेंटीमीटर भी लिख दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने लास्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग गलत लिख दी थी, लो, पैरा तो लिख दिया था, लो नहीं लिखा था, तो लो इसलिए मैं तोड़कर बोलती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, स्टिल हो गई। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया किसके इक्वल होता है, बेस
मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो एरिया की वैल्यू मुझे पता है, वो मैं पुट कर देती हूँ। बेस की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता है तो इसे एज इट इज लिख दीजिए। एल्टीट्यूड की वैल्यू पता है, दैट इज 30। तो अगर मेरे पास किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती, कोई चीज़ अपनी वैल्यू को जानना चाहती है, वो क्या करती है, अपने नेबर से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ आप दूसरी साइड चली जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए बिकॉज मुझे अपने आप को जानना है। तो 240 को यहीं पर छोड़ दो, बेस को यहीं पर छोड़ दो। ये 30 से रिक्वेस्ट की गई है, ये दूसरी साइड जाएगा तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर खुशियों को मल्टीपल कर रहा था, कुछ गुना कर रहा था, यहाँ पर आएगा मूड चेंज हो जाएगा और खुशियों को डिवाइड करने लग जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो वो दूसरी साइड जाएगी, तो वो डिवीजन में हो जाएगी। तो कैंसिल कर दीजिए, 30 टाइम्स 8 इज 240। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने हर चीज़ को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, तो हमारे बेस की वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में आ गई है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।